Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के वजीर आजम की हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस भारत के होने की तस्दीक कर दी है। कनाडा की इंटेलिजेंस ने सिख रहनुमा की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के साथ उठाया था। अक्टूबर में तयशुदा भारतीय तिजारती मिशन भी मुलतवी। भारत हमारी मुल्की सियासत में मुदाखलत का मुर्तकिब हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. कनाडा भारत कशीदगी में इजाफा। कनाडा का आला भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरगना निकला। सिफारतकार की शनाख्त कनाडा में रॉ के सरबराह के तौर पर हुई। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जूली। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के असरात। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.30 मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹294.50 पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। मईशत की बहाली और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती तरजीहात से अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इलाक़ाई सूरत हाल बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल। सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर मकामी तौर पर नरखों का तयन होता है। अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इंतखाबी अमल में मुआवनत हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शंस के नतीजे में आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। न्यूयॉर्क में निगरां वज़ीर खारजा और अमराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफे पर भी गुफ्तगू। जलील अब्बास जिलानी से नॉर्वे, नेदरलैंड्स और डेनमार्क के वज़ीर खारजा की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई। 2018 में वोटर्स की तादाद 10,59,55,409 वोटर्स थी। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,84,00,000 से ज़ायद है। इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा का फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील 2 सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा।
निगरान हुकूमत स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और बिजली चोरी के खिलाफ मौसर इकदाम कर रही है। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से राय रखना सियासी जमातों का हक है। सियासी जमातों की आरा में फरीक बनना निगरान हुकूमत का काम नहीं। किसी जमात के हक और मुखालफत में कोई नुक्ता नजर नहीं अपनाएंगे। तमाम जमातों का ताउन दरकार है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना और इंतखाबात के इनेकाद में वसाइल फराहम करना है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की हिदायत पर 3 अहम इक़दाम। हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बड़ी पेशरफ। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन को हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील। कौमी इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री का भी आगाज। हाई रिस्क एरियाज के 400 सेहत के मराकज को शमसी तवानाई पर मुंतकिल। बाद दूसरे मराकज को भी शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जाएगा। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। लाहौर रीजन में 396, फेस्को 1125 और मैप्को में बिजली के 136 कनेक्शंस पकड़े गए। करोड़ों रुपए का जुर्माना, कैस्को टीमों की भी कार्रवाइयां। 42 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ते। गैपको रीजन में 611 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 4 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना आयद। 503 मुकदमात का इंदराज। FIA की शब कदर और कोहाट में कार्रवाइयां। हवाला हुंडियों और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 7 मुलजिमान गिरफ्तार। करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। सिंध में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां जारी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की सप्लाई लाइन को महफूज बनाने के लिए रेंजर्स का ऑपरेशन। 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील। पानी चोरी के इल्जाम में 106 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ भी ऑपरेशन। 3432 गैर कानूनी तौर पर बसने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। क़याम पाकिस्तान से अब तक मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवान मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। निडर और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले मेजर मोहम्मद यासिर 25 जून 2014 को मुल्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। फ़ख्र है कि यासिर ने इस मुल्क को कौम की बका की खातिर अपनी जान कुर्बान की। लवाहिकीन के तासुरात। अमरीकी हुकूमत का कैपिटल हिल पर हमले के जिम्मेदार ट्रंप और उनके साथियों के खिलाफ घेरा तंग। मुकम्मल तफ्तीश के बाद कैपिटल हिल दहशतगर्दों की मद में ट्रंप पर मुतादिद इल्जामात आयद। इल्जामात में रियासत से गद्दारी, धोखादही, गवाहान और अमरीकी आला अहदेदारान के खिलाफ साजिश शामिल। इल्जामात साबित होने पर साबिक सदर ट्रंप को मुमकिन तौर पर 5 से 20 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद। ईरान से रिहाई पाने वाले 5 अमरीकी शहरी खुसूसी तैयारे से दोहा पहुंच गए। डील के तहत जनूबी कोरिया में मुंजमद किए गए ईरान के $6 अरब दोहा के अकाउंट्स में मुंतकिल। लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में वक्फे से बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वासा की टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ। नशेबी इलाकों और सीवरेज पॉइंट्स पर इमरजेंसी टीमें फौरन रद्द-ए-अमल दें। तमाम डिस्पोजल स्टेशंस पूरी गुंजाइश से फाल रखें। कमिश्नर साहौर की हिदायत। एशिया कप के फाइनल में न पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान ICC वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गया। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त पर ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, भारत की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद। और विजडन ने एशिया कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टीम में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भी शामिल। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टीम में जगह बनाने में कामयाब। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर एशियन चैंपियन भारत के 6, पाकिस्तान और श्रीलंका के 2-2 जबकि बांग्लादेश का 1 खिलाड़ी शामिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपका करेंगे खैर मकदम। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहली अहम खबर आपको देंगे। भारतीय एजेंसियों के हाथों कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का मामला दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो का बड़ा फैसला सामने आया है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के पीछे भारत का हाथ होने की तस्दीक कर दी और भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया है, जो कनाडा में बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सरगना निकला। मजीद तफसील रियाज बरकी से उनकी इस रिपोर्ट पर मुलाहिजा कीजिए। जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उठाया और हरदीप सिंह की मौत के बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्जाम आयद किया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जोली ने कहा कि भारतीय सफारतकार की शिनाख्त कनाडा में राग के सरबराह के तौर पर हुई। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। कनाडा की इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी किए। वैनकूवर में खालिस्तान रेफरेंडम में शुरका ने भारतीय सफारतकारों पर हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम लगाया। वैनकूवर में 10 सितंबर को होने वाले रेफरेंडम में 1,30,000 से ज्यादा सिखों ने हिस्सा लिया। रेफरेंडम में हरदीप सिंह के मुबैना कत्ल में मुलविस भारतीय सफारतकारों की तस्वीर वाले बैनर और पोस्टर भी लगाए गए थे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय सफारतकार मुलविस हैं। हरदीप सिंह कनाडा में सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान के रहनुमा थे। हरदीप सिंह पर भारतीय हुकूमत ने मुतअद्दिद जाली मुकदमात कायम कर रखे थे। हरदीप सिंह को खालिस्तान की तहरीक से दस्तबरदार होने के लिए भारतीय सफारतखाने की जानिब से नताइज भुगतने की धमकियां भी मिल रही थीं। सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने हरदीप सिंह के कत्ल के इल्जाम में मतलूब भारतीय सफारतकारों के वांटेड पोस्टर भी जारी किए। गरपतवंत सिंह ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के हवाले से भारत के मुलविस होने का हमारा दावा सच्चा साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की इंटेलिजेंस के एहलकारों के कत्ल में मुलविस होने की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ। अमेरिका ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इंकशाफात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एंड्रिन वॉटसन कहती हैं कि कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना अहम है। अमेरिका अपने कनाडा में शिराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में रहता है। मईशत के लिए मुसलसल अच्छी खबरों का तसलसल जारी है। इससे पहले आपको बताएंगे कि नाज़रीन, भारतीय एजेंसियों के हाथों कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह और कनाडा में भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर तज्जियाकार और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इस अहम मामले के ऊपर क्या कहेंगे आप? अमेरिका की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है और कनाडा की जानिब से एक सफारतकार को जो है वो मुल्क बदर भी कर दिया गया है। मैं चाहूँगा आप इस पर कुछ रोशनी डालें। जी, बिल्कुल। इसी के ऊपर उनका लाइट ट्रांसफर करें, फिलहाल आपने इसको डिस्कस करना है, ठीक है? लड़के के ट्रांसफर में ऐसा फाइल। जी। नाज़रीन, भारतीय एजेंसियों के
دیکھیے یہ جو ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی را ہے، یہ اس کے کافی زیادہ اس قسم کے جو ہیں جو آپریشنز ہیں وہ پاکستان میں ہوا کرتے تھے، اور ہم ان کو یقین دہانی دلایا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی اس پر کان نہ دھرے۔ اب جب آگ جو ہے ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے تو اب ان کو یقین بھی آ گیا، اور اب وہ جو ہے جو ہندوستانی سفارتکار ہیں ان کو بھی اپنے ملک سے نکال رہے ہیں، اور ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہردیپ سنگھ کا قتل جو ہے وہ ہندوستانی جو وہاں پر جو ایمبیسی ہے اس میں، وہ جو ہائی کمیشن ہے وہاں پر، وہ بھرپور طریقے سے اس میں انوالو ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پر یہ ابھی تک یقین کر رہے ہیں۔ لازم بات ہے کہ ہردیپ سنگھ اس وقت ہندوستان کی ٹیریٹری میں نہیں تھے، اور اگر اس طریقے سے کینیڈا تک چلا جانا اور وہاں پر اس کو گولیوں کی بچھاڑ سے مارنا، یہ ایک لاقانونیت کی نشانی ہے۔ میرے خیال میں یہ معاملات اور آگے تک بڑھیں گے، کیونکہ جب تک ہندوستان اس معاملے میں کینیڈین حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرتا اور ان تمام ملزمان کو ان کے حوالے نہیں کرتا، اب جو سفارتی تعلقات ہیں ان کی بحالی دونوں ملکوں کے درمیان بہت مشکل ہو گئی ہے۔ صحیح ہے، تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر سکھوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر، یعنی کینیڈا میں موجود وہ تھے اور یہاں پر ریفرینڈم کے لیے اور خالستان کے لیے خاص طور پر تحریک میں حصہ لے رہے تھے، بھارت میں کیا حال ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کا بھی، اور خاص طور پر کشمیر میں؟ دیکھیے وہ بھارت کے لحاظ سے تو رہے گا، ابھی تو سب سے بڑا ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس میں امریکہ، پورا یورپا، آپ دیکھ لیجئے کینیڈا میں بھی یہی سچویشن چل رہی ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے کافی زیادہ بدنامی کا باعث بنے گی۔ ان کو یہ فیکٹر زیادہ دیکھنا چاہیے تھا۔ اس وقت ہندوستان جس راستے پر چل نکلا ہے، زیادہ ترقی کرنا، زیادہ اقتصادی طور پر اپنے آپ کو ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھارنا، ان حالات میں اس طرح کے الزامات آنا، اس طرح کے واقعات ہونا، اور اس طرح جو سکھ کمیونٹی کا ہندوستان کے خلاف باہر نکلنا ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا کر دے گا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ جو خالستان کی تحریک ہے اس میں کافی جان ہے۔ اگر امریکہ کے جو سکھ ہیں یا کینیڈا کے ہیں یا یورپا میں جو موجود ہیں، لازمات ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ تو کافی زیادہ مضبوط ہیں اور کافی زیادہ ان کی ایک اسٹرینگتھ ہے، وہ حکومتوں میں بھی موجود ہیں۔ تو وہ اگر اس طرح کے احتجاج کرتے ہیں اور خالستان کی تحریک میں ان تمام ممالک کی سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر تو خالستان کی تحریک اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور ہندوستان کو سیاسی طور پر اور جغرافیائی طور پر ایک بہت بڑا دھچکا لگنے لگا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن حالات میں آپ ہیں ان حالات میں ایسی کوئی کسی شورش میں حصہ لیا بھی جائے کہ نہیں۔ ہندوستان نے بڑے غلط وقت پر یہ فیصلہ کیا۔ پھر یہ کہ یہ چیز تمام ممالک کو، یعنی بین الاقوامی جو برادری ہے اس کو یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہندوستان وہاں تک جا کر ان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ ایک شخص کا قتل کر سکتے ہیں، تو پھر ہندوستان کے اندر سکھوں کی کیا حالت ہوگی۔ ون کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ تو وہ بھی معاملات کو خراب کر چکا ہے۔ اس لحاظ سے اب جو جتنی بھی بین الاقوامی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ تمام کی تمام ایک دم وہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گی، اور ہندوستان کا جو ہیومن رائٹس کا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی بہت زیادہ متاثر کریں گی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہردیپ سنگھ کا جو قتل ہے اس سے بہت زیادہ معاشی، معاشرتی اور بین الاقوامی طور پر جو ہے ہندوستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کو کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور خاص طور پر جو خالستان کی تحریک ہے وہ مزید تقویت اور زور پکڑ جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا بین الاقوامی امور کے ماہر، آپ ہمیں وقت دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ ناظرین، کچھ مزید صورتحالوں کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر معاشی سطح کے اوپر ہمیں بہت اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اور جو معاشی صورتحال تھی اس کے اوپر جو اقدامات دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے اس کے مثبت اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور روپیہ مزید مستحکم ہونے لگا ہے۔ روپیہ مزید مستحکم ہونے لگا ہے، ڈالر کی قدر بھی مسلسل گرتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹاک ایکسچینج سے بھی بہت اچھی خبریں۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں۔ ضمیر، بتائیے گا اچھی خبریں دے رہے ہیں آپ آج کل؟ جی بالکل، معاشی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے بہت اچھے ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو بریک تھرو ہمیں ملا وہ ڈالر کے ریٹس میں ملا ہے کہ اس وقت بھی آج صبح سے انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں دونوں جگہوں پہ ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے۔ انٹر بینک میں اس وقت ڈالر ₹1.30 سستا ہو چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ₹1 سستا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں اس وقت ڈالر ₹294.60 پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ₹293 پہ آ گیا ہے۔
تو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے یہ اکنامیکل سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ڈالر کے ریٹس اوپر جاتے ہوئے دیکھے، اور اس سے بھی ریٹس جانے سے سب سے بڑا نقصان حکومت کو اس سینس میں ہوتا ہے کہ جو قرضوں کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے حجم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو کیونکہ اسمگلنگ ہو رہی تھی، ہولڈنگ ہو رہی تھی کرنسی کی، تو حکومت نے یہی ڈیسیجن لیا کہ اب اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں اور کریک ڈاؤن کیا جائے. تب سے اب تک ہم نے دیکھا کہ تقریباً ڈالر جو کہ 325 روپے پہ پہنچ گیا تھا اوپن مارکیٹ میں، وہ وہاں سے 293 تک پہنچ گیا ہے، اور 307 روپے پہ جو انٹر بینک میں پہنچا تھا اب وہ 294 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑا ریلیف نہ صرف گورنمنٹ کو ملا ہے اپنی ادائیگیوں کے حوالے سے، بلکہ جو ملک کے اندر انفلیشن ہے اس میں بھی کافی فرق آیا ہے، اور جو ڈالر کے ریٹ ہے وہ بھی مزید کم ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو مارکیٹ اورینٹیشن سے ریٹ جاتا ہے. یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا تو اس سے زیادہ مزید اچھی خبریں آئیں گی. اسٹاک پہ بھی بہت اچھا اثر پڑ رہا ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے جو مانیٹری پالیسی اسٹیگنٹ رکھی اس کا بھی بڑا بینیفٹ پڑ رہا ہے. تو ہر جگہ سے اس معاشی لحاظ سے پاکستان کی اچھی خبریں ہیں. جی ٹھیک ہے، ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا تسلسل جاری ہے اور مزید بھی اچھی خبروں کی توقع کی جا رہی ہے. بہت شکریہ سمیر عباس. اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم جمعے کے روز جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے اسد یار خان. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی عالمی رہنماؤں کو اپنی ترجیحات اور خیالات سے دنیا کو آگاہی کا موقع فراہم کرتی ہے. 193 رکن ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عام بحث کا آغاز سیکرٹری جنرل کے خطاب سے ہوگا. جنرل اسمبلی کے صدر ڈینس فرانسس 26 ستمبر تک جاری رہنے والی عام بحث کی صدارت کریں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اپنے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان کے موقف اور ترجیحات کو اجاگر کریں گے. وزیر اعظم مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کریں گے. وہ ملکی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے حکومتی ترجیحات سے اقوام عالم کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم علاقائی صورتحال بالخصوص افغانستان کے تناظر میں پاکستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھیں گے. نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بلائی گئی کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ میں شرکت کریں گے. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے. موسمیاتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وقت کا تقاضا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں صحت، تعلیم، صنفی مساوات، ماحولیات اور غربت کے خاتمے سمیت پائیدار ترقیاتی اہداف کے 17 نکات کے حصول پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. اس حوالے سے ہونے والا اعلیٰ سطح اجلاس عالمی رہنماؤں کو 2030 کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کا موقع فراہم کرے گا. وبائی امراض سے بچاؤ، ٹی بی کی کنٹرول اور یونیورسل ہیلتھ کوریج سے متعلق اعلیٰ سطح مباحثے بھی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر شیڈول ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی متعدد عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں طے ہے. وہ عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملاقات میں انہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کریں گے. معروف امریکی تھنک ٹینکس کا دورہ وزیر اعظم کے شیڈول میں شامل ہے. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عام آدمی کی مشکلات کا ادراک ہے، مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں. نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے وسائل کے ضیاع کو روکنا ہے. انتظامی اقدامات کے ذریعے وسائل میں اضافے پر توجہ دینا ہوگی. تفصیل بتائیں گے آقا مسعود خالد. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ٹیکس نظام میں بہتری سے عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا. ٹیکس نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں، ہمیں اپنے ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہوگا. ملک میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی بنیاد پر ملکی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. انٹرنیشنل جو کروڈ آئل کی پرائسز ہوتی ہیں اس کے تحت ان کا تعین ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو کچھ معیشتوں کے لیے، کچھ مملکتوں کے لیے جو پیٹرو ڈالرز پہ ان کی اکانومی کی ڈپینڈنسی ان کے لیے تو بہت بہتر ہے، لیکن ہماری جیسے جو انرجی ڈیفیشنٹ یا ہائیڈرو کاربن ڈیفیشنٹ ممالک ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. جب تک ہم ان دا لانگ رن یا مڈ ٹرم میں
अपने निज़ाम टैक्स को जो है दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमारे ये बोझ जो है ना ये इसी तरह शिफ्ट होता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे दायरे इख्तियार में है उस पर हमारी पूरी तवज्जो है, फोकस है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत आईनी तरीक़ाकार के तहत कायम हुई। इंतखाबी अमल के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। यकीनन इलेक्शन होंगे और होने हैं इंशाअल्लाह। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सिलसिले में अपनी भरपूर तैयारी कर रहा है। आईनी मसाइल उनको दरपेश हैं, वो उसको पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत जल्द उस पर जिस भी नतीजे पे वो पहुंचेंगे उसका वो ऐलान कर देंगे। फाइनेंशियल इश्यूज जो रिक्वायर्ड हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस पूरे एक्सरसाइज के लिए, हम पूरी कमिटमेंट आपको देते हैं कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो हमने पूरी करनी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत से 2 साल काम किया, कभी तनख्वाह नहीं ली। उन्होंने कहा कि आम आदमी की आसानी के लिए कम से कम उजरत में इजाफा होना चाहिए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफे पर भी गुफ्तगू की। जलील अब्बास जिलानी और नेदरलैंड्स की वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा ने निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने भी निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के तहज़ीबों के इत्तेहाद के नुमाइंदे मैगवेल मोरितनास से मुलाकात हुई। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि आलमी सतह पर मजहबी अदम बर्दाश्त और इस्लामोफोबिया में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तहज़ीबों का इत्तेहाद इस्लामोफोबिया, तासुब, मजहब और अक़ीदे की बुनियाद पर होने वाले इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए अपने इक़दामात को तेज़ करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने अलायंस की तरफ से किए गए काबिल क़द्र कामों की भी तारीफ़ की। तहज़ीबों के इत्तेहाद के नुमाइंदे ने इस्लामोफोबिया से निपटने के तरीक़ों समेत बाहमी एहतराम और अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए तैयारी का इआदा किया। जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से वज़ारती इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ। वज़ारती इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से होने वाले इजलास की मेज़बानी सऊदी अरब, अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, मिस्र और उर्दन कर रहे हैं। हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बड़ी पेशरफ्त की गई है। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की हिदायत पर 3 बड़े इक़दामात का फैसला किया गया है। डॉक्टर नदीम जान कहते हैं इस सिस्टम के तहत इदारा अपने वैक्सीनेटर की हाजिरी और कारकर्दगी को भी मॉनिटर कर सकता है। इक़दामात के तहत सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन की हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम में शमूलियत हुई। HPV वैक्सीन को हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। डॉक्टर नदीम जान का कहना है कि पहले मरहले में हाई रिस्क एरियाज़ के 400 सेहत के मराकज़ को शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाद अज़ां दूसरे मराकज़ को भी शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जाएगा। कौमी इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री का आगाज़ भी किया जा रहा है, जिससे प्रोग्राम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद मदीना मुनव्वरा पहुँच गए, जहाँ उन्हें रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उन्होंने पाकिस्तान हज मिशन हुकाम के हमरा अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात के अलावा दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की। अनीक अहमद का कहना था कि उनका दौरा सऊदी अरब 2024 के इंतजामात के हवाले से है। वो सऊदी वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तौसीक अल रबिया से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी करते हुए फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार अदालत उज़्मा की कार्रवाई पाकिस्तान टेलीविजन ने बराह रास्त नशर की। रिपोर्ट करेंगे एजाज हुसैन।
15 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइंदा के मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील दोनों सीनियर तरीन जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन से मशावरत के बाद होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए, कानून साजी से किसी की हक तलफी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद इतनी ज्यादा ना होती तो शायद पार्लियामेंट को इस कानून साजी की जरूरत पेश न आती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अना और तकब्बुर कोई चीज नहीं, मान लें कि हम सबसे गलतियां हुई, मुल्क की भी फिक्र होनी चाहिए। बेंच के अरकान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी और अदालती मामलात के हवाले से कानून साजी इदारों के माबैन इख्तियारात के तवाजुन के नजरिए के खिलाफ है। अगर ये काम शुरू हो गया तो इसका कोई एहतमाम नहीं होगा। बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में चीफ जस्टिस की तरफ से बेंचेस तश्कील देने का तसव्वुर मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को अदलिया की आज़ादी से ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अदालतें अवाम के मुकदमात की समाअत के लिए हैं। अवाम का फोरम पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट अपने अवाम के मुकदमात की बेहतर समाअत के लिए कानून साजी करती है तो इसमें क्या गलत है। बेंच के रुकन जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बेंचेस की तश्कील के पुराने तरीकाकार के तहत तमाम तर इख्तियारात एक शख्स को सौंपे गए थे। चीफ जस्टिस को बिला शिरकत गैर बेंचेस तश्कील देने के लामहदूद इख्तियारात देना कैसे दुरुस्त हो सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालती उज़्मा की बेहतरी के लिए है। इस कानून से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। पाकिस्तान टेलीविजन ने मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती उज़्मा की कार्रवाई बराह रास्त नशर की। तवील अदालती कार्रवाई की कामयाब नशरियात पर इतलात और नशरियात के निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने पाकिस्तान टेलीविजन को मुबारकबाद दी। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वजीर इतलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान की हैसियत सबसे मुकद्दम है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की आइन में हुदूद मुतय्यन है। उन्होंने कहा कि हम अदलिया की आज़ादी का एहतराम करते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा क़यादत से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का माजी बहुत ही शानदार है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से राय रखना सियासी जमातों का अपना हक है। सियासी जमातों की आरा में फ़रीक बनना निगरान हुकूमत का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसी जमात के हक या मुखालफत में कोई नुक्ता नज़र नहीं अपनाएंगे। हमें तमाम जमातों का ताउन दरकार है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तमाम जमातों से अच्छे ताल्लुकात से ही साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमती इक़दाम की बदौलत रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि SIFC के तहत इक़दाम से सरमायाकारी आएगी। उन्होंने कहा कि मईशत मुस्तहकम होगी तो आवाम को रिलीफ भी देना मुमकिन हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई है। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,000 से जायद, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,84,00,000 से जायद है। 2018 में मुल्क में वोटर्स की तादाद 10,59,55,409 वोटर्स थे। वफाकी दारुल-हुकूमत में वोटर्स की तादाद 10,41,544 तक पहुँच गई है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ चारसद्दा के इलाके शबकदर में मुश्तरका कार्रवाइयां, 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक चारसद्दा के इलाके शबकदर में कार्रवाइयों के दौरान 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद करके मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। उनके खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। FIA कॉम्पोजिट सर्कल कोहाट की गैर कानूनी करेंसी हवाला हुंडी के खिलाफ बनू रोड पर कार्रवाई, 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक कार्रवाई में 3 मुलजमान मोहम्मद सुहेल, अली खान और बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से मजमूई तौर पर 32,70,000 रुपए और हवाला हुंडी से मुतल्लिक शवाहिद बरामद कर लिए गए। मुलजमान से करेंसी के गिनती में इस्तेमाल होने वाली मशीन और मुतादिद मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल शॉप को सील कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन बट की हिदायत पर FIA गुजरावाला जोन ने मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, हाफिजाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल के अजला में हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तेज कर दिया है। FIA टीमों ने गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर हवाला हुंडी और गैर मुल्की करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली है। मुल्की करेंसी के अलावा गैर मुल्की करेंसी में दिरहम, यूरोस,
अमरीकी डॉलर्स, मोबाइल फोन्स और डिजिटल मशीनें, कंप्यूटर वगैरह शामिल हैं। डायरेक्टर FIA साजिद अकरम का कहना था कि गुजरांवाला जोन के तमाम अजला में हवाला हुंडी और फॉरेन एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वालों और इंसानी स्मगलरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सोई नॉर्दर्न क्रैकडाउन और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में 175 गैस कनेक्शंस काट दिए गए। 22 लाख से ज्यादा को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। पेशावर मर्दान में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 17 कनेक्शन मुनक़ता, 3 FIR का भी इंदराज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रीजनल टीम ने 23 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए, जबकि सियालकोट, सरगोधा में 17 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल में रीजनल टीम ने कार्रवाई करते हुए 75 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। बहावलपुर, मुल्तान में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 34 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गेपको गुजरांवाला जाम मोहम्मद अयूब की हिदायत पर गेपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मंडी बहाउद्दीन डिवीजन और फालिया डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 62 बिजली चोरों को पकड़ा गया है, जिनको 60 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं। बिजली चोरों पर आयद जुर्मानों के 70% रकम वसूल करके मुल्की खजाने में जमा करवाई गई है। 7 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। ऐसी सर्कल गैप को मंडी बहाउद्दीन मलिक मोहम्मद अमीन आवान कहते हैं कि बिजली चोर मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। गैपको ने वजीराबाद में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 61 बिजली चोर पकड़ लिए हैं, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 663 हो गई है। अब तक 555 FIR दर्ज की गई, जबकि 27 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करके उनको 15,28,000 से ज्यादा यूनिट्स की मद में तकरीबन 5 करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। गेपको में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के 12 रोज में सिटी सर्कल से 173, कैंट सर्कल के 186 और गुजरात सर्कल के 70 बिजली चोर पकड़े गए। चीफ एग्जीक्यूटिव गेपको के मुताबिक सियालकोट सर्कल के 91, नारोवाल सर्कल के 66 और मंडी बहाउद्दीन सर्कल से 77 पकड़े गए हैं। बिजली चोरी के खिलाफ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ऑपरेशन भी जारी है, जबकि कसूर सर्कल की चवनिया डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बिजली चोर LT लाइन से डायरेक्ट तार लगाकर 3 अदद चारा काटने वाली मशीनें चला रहे थे। मुल्जिम लेस्को की डेड डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में शामिल था और उसके ज़िम्मे 31,68,716 रुपए वाजिबुल अदा हैं। लेस्को टीम ने मौके पर कनेक्शन मुनक़ता करके मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। लेस्को सर्कल ननकाना साहिब ने क्रैकडाउन के दौरान मजीद 22 बिजली चोर पकड़कर उनके कनेक्शंस काट दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बिजली चोरी करने वाले मजीद 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। बिजली चोरों को 338,634 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल डालकर 17,68,707 रुपये जुर्माना किया गया। ननकाना सर्कल में अब तक 305 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जिनमें अब तक 275 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल की छापामारी में मुतहरिक है और बिजली चोरों के घेरा तंग किया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के तहत 11 अफराद ने 41,000 से ज्यादा यूनिट चोरी करने के जुर्म का इर्तिकाब किया। बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए उन पर 28,71,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। SDO मोहम्मद अल्ताफ ने मीडिया को बताया कि बिजली चोर कौमी मुजरिम हैं जो मुल्क और कौम को माशी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क भर की तरह सूबे बलोचिस्तान में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 73 मजीद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान कैस्को के मुताबिक बिजली चोरी पर 42 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। बिलों की अदम अदायगी पर 512 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि लोरालई, कोयटा, कोहलू, चमन, खामजई और खलकाबाद से 32 नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए। जारी मुहिम के दौरान अब तक बिजली चोरों के खिलाफ मजमूई तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए अब तक 1048 दरखास्तें सूबे के तमाम पुलिस थानों में दायर की गई और सूबे के तमाम इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 135 FIR दर्ज हो चुकी हैं और बिजली चोरी की मद में तमाम बिजली चोरों को तकरीबन 5 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है और बिजली चोरों से जुर्माने की मद में अब तक 2 करोड़ 7 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। अब तक नादहिंदगान से 5 करोड़ 92 लाख रुपए भी वसूल किए जा चुके हैं। कराची के इलाके नाजमाबाद में 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ के इलेक्ट्रिक, KWSP और पाकिस्तान रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। हाइड्रेंट्स बिजली के 3.5 लाख यूनिट समेत पानी की चोरी में मुलविस पाए गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ते करके 5वीं गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार कर दिया।
ओकाड़ा में कार्रवाई के दौरान यूरिया खाद की 1200 बोरियां पकड़ ली गई हैं। मुलजिमान ने लाखों रुपए मालियत की यूरिया खाद सिंध से लाकर मुबैना तौर पर ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त करना थी, जो कि रंगे हाथों पकड़ी गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद जीशान हनीफ का कहना है कि जखीरा अंदोज और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाक फौज की जानिब से बहावलपुर के दूर दराज इलाकों में फ्री मेडिकल का इनकाद किया गया, जिसमें फ्री मेडिकल एंड सर्जिकल आई कैंप कायम किया गया। कैंप में मोतिया की सर्जरी, जनरल मेडिकल, चाइल्ड और गायनी ओपीडीज की सहूलियात दी गई हैं। डॉक्टरों ने 1000 से ज्यादा मुफ्त आंखों के ऑपरेशन किए। मेडिकल कैंप में 10,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना भी किया गया। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इस एहसन इक़दाम को सराहा है। और नाज़रीन, 19 सितंबर सन 1965 को भारत के वज़ीर तालीम छागला ने सलामती काउंसिल से कहा कि भारत गैर मशरूत जंगबंदी पर तैयार है, लेकिन हम जंगबंदी को मसला कश्मीर के साथ जोड़ने को रद्द करते हैं। संडे टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत को फजाई और जमीनी जंग में बदतरीन जिल्लत का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की साबिक वज़ीर आज़म मिसेस बंदरनायका ने कहा कि भारत ने सितंबर की जंग में जारहियत का मुजाहरा किया। कमांडर TMA ने काकूद में पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तानी सरहदों पर भारत के हमले से पाकिस्तानी फोर्सेस को शानदार अंदाज में तारीख रकम करने का मौका मिला है। 19 सितंबर 1965 को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से सियालकोट जम्मू सेक्टर में दुश्मन के 40 टैंक तबाह कर दिए गए। भारत के 3 अफसर, 4 JCOs और 102 सिपाहियों को जंगी कैदी बना दिया गया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवान मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद यासिर शहीद बेबाक, नडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले मुजाहिद थे। वो 25 जून 2014 को मुल्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। शहीद मेजर मोहम्मद यासिर के लवाहिकीन का कहना है कि मेजर मोहम्मद यासिर के मुल्क और कौम की बका की खातिर जान कुर्बान करने पर फख्र है। एक शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। इसके अलावा वो एक बहैसियत एक बेटा, भाई, उनके अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा रवैया था। मेरी बेटी के पैदा होने से पहले 4 महीने पहले उनकी शहादत हो गई थी, लेकिन उसको पता है कि मेरे फादर ने इस कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की। मुझसे पूछती भी है, बातें भी करती है, लेकिन कभी उसने मुझे इस तरह तंग नहीं किया कि मेरे बाबा क्यों नहीं है। बड़ी कुर्बानी है, हमारी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारे लिए भी, और उन्होंने जो कौम के लिए कुर्बानी दी है वो बहुत बड़ी है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें उनकी कमी महसूस ना होती हो, लेकिन इस कमी के साथ अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। वो कमी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अलावा कोई कमी नहीं दी मुझे। बहुत मुश्किल वक्त होता है, बहुत मुश्किल, जिंदगी भी बहुत मुश्किल होती है। फख्र है हमें कि वो शहीद है। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी इस कौम की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, इस कौम की बका के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। हमें फख्र है इस बात में। मुझे मेरे बाबा से बहुत प्यार है। मैं बड़े होकर पायलट बनूंगी और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ। उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आगाह करेंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के जंगलात और देही इलाकों में अपनी बदनाम ज़माना कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन को कोबरा फोर्स को बाज़ाब्ता तौर पर तैनात कर दिया है। KMS के मुताबिक कोबरा पैरामिलिट्री फोर्स की मुतादिद कंपनियां मकबूजा कश्मीर के बालाई इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जो भारत में नक्सल बागियों के कत्लेआम के लिए बदनाम है। CRPF की कोबरा बटालियन को भारत में घने जंगलात के दुश्वार गुजार इलाकों में अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का तजर्बा है। भारत तमाम तर आलमी कवानीन और कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतनाज़ा इलाके में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान इसराइली साख्ता ड्रोन्स और कीमियाई हथियारों समेत जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी हुकूमत ने कैपिटल हिल पर हमले के जिम्मेदार ट्रंप और उनके साथियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों ने हमला किया था। अवाम को उकसाने पर ट्रंप और उनके साथियों पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई और तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। मुकम्मल तफ्तीश के बाद कैपिटल हिल दहशतगर्दी की मद में ट्रंप पर मुतादिद इल्जामात आयद कर दिए गए। इल्जामात में रियासत से गद्दारी, धोखादही, गवाहान और अमरीकी आला ओहदेदारान के खिलाफ साजिश शामिल है। इल्जामात साबित हो जाने पर साबिक सदर ट्रंप को मुमकिना तौर पर 5 से 20 साल तक की कैद सजा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद हुआ। ईरान से रिहाई पाने वाले 5 अमरीकी शहरी खुसूसी तैयारे से दोहा पहुंच गए। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि जनूबी कोरिया में मुंजमद किए गए ईरान के $6 अरब दोहा के अकाउंट्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। कतर की सालसी में तय पाने वाले डील के तहत अमरीका ने भी 5 ईरानी कैदियों को रिहा कर दिया।
امریکہ سے رہا ہونے والے 2 قیدی دوحہ پہنچے ہیں، تاہم 3 قیدیوں نے ایران واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ناظرین، چلی کے جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ حکام کے بقول طوفانی بارشوں کے باعث درجنوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ 11,000 سے زیادہ افراد متاثرہ علاقوں میں محصور ہو گئے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ حکام نے 2 افراد ہلاک ہونے کی اور 1 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ملکی خبروں کی جانب رخ کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر سے 96 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سے 28 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ راولپنڈی میں 46، ملتان سے 7، فیصل آباد 1، گجرانوالہ 5، سرگودا 3 اور شیخو پورہ سے 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب بھر میں اس وقت ڈینگی کے کل 114 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قطر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کی ایمرجنسی، ریکارڈ روم، فارمیسی اور وارڈز کا معائنہ کیا اور OPD میں مریضوں اور تیمارداروں سے بات چیت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے قطر ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر زاہد سے اسپتال کے معاملات پر بریفنگ لی۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور نرسز سمیت عملے کی حاضری سے متعلق رجسٹر بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وارڈز میں بدبو، گندگی اور ابتر حالت پر MS ڈاکٹر زاہد پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے MS سے سوال کیا کہ صبح 9:45 بجے ہسپتال کی صفائی کا کون سا وقت ہے کہ مریضوں کو باہر نکال کر وارڈز میں جھاڑو دی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ریکارڈ روم، کچن، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ مشین کی کارکردگی سے متعلق تفصیلات سمیت داخل پرچوں کا ریکارڈ بھی دیکھا اور ہسپتال کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی۔ قونصلیٹ جنرل آف چائنا کراچی کی جانب سے بلوچستان کے مختلف اضلاع کے ہزاروں مستحق خاندانوں میں مفت راشن کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر قبائلی عمائدین اور مستحق افراد نے کہا کہ بلوچستان کے مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کسی نعمت سے کم نہیں۔ چین کی جانب سے دل کھول کر پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام کی مدد اور تعاون پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر شرکاء نے پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے کہا ہے کہ اٹک کی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے THQ ہسپتال فتح جنگ اور THQ ہسپتال جنڈ کا دورہ کیا اور ان ہسپتالوں میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ کمشنر راولپنڈی نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 فتح جنگ کا بھی دورہ کیا۔ DC اٹک نے انہیں اسکول میں قائم IT لیب کی اپ گریڈیشن سے متعلق آگاہ کیا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی فوڈ ایکس نمائش کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی فوڈ مصنوعات بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں لگنے والی بین الاقوامی فوڈ ایکس نمائش میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمائش میں شریک پاکستانی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ سعودی فوڈ ایکس نمائش کا حصہ بنی ہے، جس کے حوصلہ افزا نتائج مل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو سعودی مارکیٹ میں فروغ دے پائیں گے۔ فوڈ ایکس نمائش میں لائیو کوکنگ شو کے مقابلے بھی جاری ہیں، جن میں ماہر شیف مزیدار اور لذیذ کھانے بنا رہے ہیں۔ فوڈ ایکس نمائش 20 ستمبر تک جاری رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں صبح سے وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ LDA اور واسا کی ٹیمیں نشیبی علاقے سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ بارش کی وجہ سے لاہور میں لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ لیسکو اہلکار متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واسا، ریسکیو 1122 اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ افسران کو فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، مشرقی پنجاب میں اکثر مقامات جبکہ شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، زیریں سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل بتائیں، جو کہ کچھ ایسے رہی۔ سبی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر تربت کی بات کی جائے تو تربت میں بھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 41، نواب شاہ میں 40 جبکہ دادو میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں۔ موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔